नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 का रोड मैप तैयार कर दिया और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, संगठन सब एकजुट होकर के उस रोड मैप पर चल भी दिए। आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मंडल, अयोध्या मंडल, मिर्जापुर मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और खास तौर से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोड मैप की ही चर्चा हुई और कैसे उसको लागू करना है, क्या क्या परिस्थितियां सामने आएंगी, कैसे कैसे जनता से जुड़ना है, नए वोटर्स को जोड़ना है, इन सब पर भी फोकस किया गया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गाजीपुर में कल सभा करेंगे और इस सभा में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे और साथ में उनके स्वागत के लिए वाराणसी में आज जश्न का माहौल है। जगह जगह शंखनाद हो रहा है, मिठाइयां बट रही हैं, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, जय जय हर हर गंगे, सब उद्घोष हो रहा है। एक अभूतपूर्व दृश्य है, अभूतपूर्व नजारा है और इस नजारे को मूर्त रूप देंगे नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सभी एकजुट होकर के न केवल नड्डा की अगवानी करेंगे बल्कि सच बात तो ये है कि जो यूपी का रोड मैप है उसको आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। अब यूपी के सामने दो बड़े जश्न है, दो बड़े। एक तो अगर देखा जाए तो 10 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक एक अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिलेगा यूपी में, जब 11 और 12 को ग्लोबल समिट होगी और उसके बाद आगरा में G20 के 159 प्रतिनिधि आएंगे, डिजिटल पर बात करेंगे, उनके भी स्वागत सत्कार और अपने सांस्कृतिक स्वरूप को प्रस्तुत करने के लिए यूपी भरपूर तैयारियां कर रहा है। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान विधायक सुरेंद्र मैथानी। सुरेंद्र मैथानी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर रमेश जी, मैं आपका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लखनऊ में ही हूं और रास्ते में कानपुर के लिए प्रस्थान किया और आपसे जुड़ करके बहुत अच्छा लग रहा है कि जीएमडी चैनल जो जनता की समस्याओं को उठा करके हम जैसे लोगों के ध्यान में भी लाकर अगर कहीं कुछ छूट रहा होता है तो उसको जुड़वा करके और जन समस्याओं के निराकरण में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसलिए मैं जीएमडी चैनल को और आपको डॉक्टर रमेश जी आपको बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। मैथानी जी, आज मुख्यमंत्री के साथ आपकी बैठक हुई है और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज भी बता रही है कि आप लोग भी बड़े उत्साहित हैं और हम केवल ये जानना चाहते हैं कि ये जो उत्साह है ये क्या मैसेज दे रहा है उत्तर प्रदेश की जनता को, कानपुर मंडल की जनता को और अपने कानपुर को। मुख्यमंत्री जी का, माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का इतना गंभीर रहना ये उनके स्वभाव में है। चाहे पिछला कार्यकाल उठा करके देख लीजिए, चाहे यह कार्यकाल उठा के देख लीजिए कि चौतरफा सरकार लोगों को एक तरफ समर्पित करते हैं, योजनाओं को समर्पित करते हैं, डेवलपमेंट के काम करते हैं, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करते हैं, चौतरफा काम करके। और इस तरह से आज जिस प्रकार से वो हम विधायकों और सांसदों के साथ उन्होंने बैठे तो उन्होंने कई प्रकार के उसमें एजेंडे भी लिए। जैसे हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बहुत बड़ा विषय है,
जिसमें पहली बार इतनी अधिक मात्रा में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जहां पर हमारे तमाम मंत्री तमाम हमारे देश के तमाम राज्यों में गए हैं, तमाम हमारे विदेशों में गए हैं, और लाखों का जो टारगेट मुझे लगता है कि 10 लाख करोड़ से भी बहुत ज्यादा ऊपर ये चला जाएगा। और बड़े बड़े लोग अब उत्तर प्रदेश पर विश्वास करने लगे हैं और यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आगे निकल करके आए हैं, ये उत्तर प्रदेश के लिए और बहुत अच्छा। और कानपुर के लिए तो मैं कहूँ कि कानपुर में लक्ष्य 8,000 करोड़ रुपए का दिया गया था, कि जो इतना आपको लोगों को मोटिवेट करके और उनसे आग्रह करना है, उनका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कराना है, जिससे रोजगार के साधन भी सृजन हो, उद्योग भी बढ़े, राजस्व भी बढ़े। और मुझे खुशी है कि जिस प्रकार से, क्योंकि मेरी विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक उद्योग हैं, तो मैंने जिस प्रकार से MSME और जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों के साथ कानपुर के उद्योगपतियों से बात करी, तो यहाँ अभी तक हम लोग 7,500 करोड़ रुपए के PMU लगभग साइन करा चुके और लक्ष्य हमारा 8,000 का था। मुझे लगता है कि अभी जिस प्रकार से हम इस पर काम कर रहे हैं, इस लक्ष्य को हम 12,000 करोड़ रुपए तक लेकर के चले जाएंगे। ये कानपुर के लिए बहुत बड़ी, रोजगार को लेकर, राजस्व को लेकर के, उद्योग को लेकर के बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी, जिससे लोगों को अच्छी संख्या में, नौजवानों को, लड़के लड़कियों को रोजगार भी उनके अनुसार प्राप्त होगा। उन्होंने इसी पर जरा ग्लोबल पर बात कर ले। आपने बहुत अच्छी बात की कि 7.5 लाख जो हजार जो है का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो आपने टारगेट रखा है, ये बताइए हमको कि इसमें कौन कौन से उद्योग हैं? क्या ये उद्योग खाली कानपुर में लगेंगे या बाहर लगेंगे? क्या है उसका स्वरूप? ये कानपुर के लिए है कि विशेषकर चाहे ODOP को लेकर के हो, रक्षा का हब हो, और चाहे होजरी का हब हो, इसको रिलेटेड है। कुछ दूध की कंपनियां हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट है, कुछ अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनका है, कुछ डाटाबेस का है, अलग अलग प्रकार का ये इन्वेस्टमेंट है, जो लगभग इसका 80 से 85% कानपुर में ही इन्वेस्ट होगा, जिसका सीधा लाभ कानपुर के निवासियों को, कानपुर के नौजवानों को प्राप्त होगा। ये इस प्रकार का MOU साइन हुआ है। लेकिन ये भी जरा हमको समझाइए कि ये कब तक इसकी झलक दिखाई देने लगेगी, क्योंकि सामान्यतः कहा जाता है कि MOU तो हो जाते हैं लेकिन उनमें बहुत विलंब लगता है। तो कानपुर अपने ये जो 80% की बात आप कर रहे हैं, इनका कब स्वरूप देखने को मिलने लगेगा? हाँ, देखिए डॉक्टर रमेश जी, ये जो MOU साइन हो रहा है, ऐसा पहले समिट कभी भी नहीं हुई है। जिस प्रकार से जिला 75 जिलों में इस प्रकार की समिट होकर के और उद्योग लगाने का, और व्यापार, बड़े उद्योगों को लगाने का, छोटे उद्योगों को लगाने का, ये जो एक समिट में समिट शुरू हुआ है, इससे आप यूं मान लीजिए कि चूंकि हमारा अभी इस 5 वर्षीय कालखंड माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है और हम जानते हैं कि हमारी जवाबदेही और जिम्मेदारी क्या है, इसलिए अभी इसका तुरंत युद्ध स्तर पर एकल विंडो सिस्टम पर जो मुख्यमंत्री आवास से इसका पूरा डील किया जा रहा है। किसी भी उद्योग को लगाने में, किसी भी व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने में किसी की भी बीच में बिचौलिए की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे एक नोडल अधिकारी अलग बने हैं और SD स्तर के अधिकारी इसको अलग बात कर रहे हैं लखनऊ में, जो किसी भी उद्योगपति के या किसी भी व्यापार को, बड़े व्यापार को लगाने के लिए उनको कोई कठिनाई ना आए, सारी सहूलियतें दे रहे हैं, तमाम सब्सिडियां भी दे रहे हैं और इसका मैन टू मैन इसकी रीडिंग जिसकी वॉचिंग हो रही है। और ये धरती पर, धरातल पर हमारे ही इस कार्यकाल में, चूंकि ये आप मानते होंगे कि बिल्डिंग में बनने में समय होता है, हमारी कागजी कार्रवाई में तो बिल्कुल समय नहीं लिया जा रहा। आवेदन करिए, तुरंत इस पर अनुमति प्राप्त कर लीजिए, लेकिन बाकी उनका बिल्डिंग को बनाना, उसके इंस्ट्रूमेंट को लगाना और उसको प्रोडक्शन पे लाना, मुझे लगता है ये 1.5 साल लगना तो स्वाभाविक होता ही है। कुछ उद्योगों में 1.5 साल लग जाता है, किसी में 2 साल लगता है, किसी में 6 महीने, किसी में 4 महीने, उद्योग के स्वरूप के अकॉर्डिंग समय लगता है। लेकिन हमें पता है कि हम ये पहले वर्ष में कर रहे हैं और हम अगले चुनाव के पहले जाने के पहले हम अपना रिपोर्ट कार्ड जनता को प्रस्तुत कर पाएंगे कि हमने देखिए इन्वेस्टर समिट में इतने रोजगार के साधन को सक्षम किया, इतने लोगों को उद्योग दिया, इतनी सहूलियतें दी, इतनी सब्सिडी दी, और तब वो उद्योग, और जैसे मैनचेस्टर कभी कानपुर कहा जाता था, उसको उसी के स्वरूप में लाने के लिए ये हमारा मैराथन प्रयास सफलता की ओर लगातार बढ़ रहा है। इसमें विधायकों की और सांसदों की क्या भूमिका निश्चित की गई है? जरा हमको ये भी समझाइए। आप लोग गए थे आज?
लोगों की भूमिका भी निश्चित की गई है कि हम उन उद्योगपतियों को प्रेरित करें जो लोग उद्योग लगाना चाहते हैं, उनकी कठिनाइयों को हम अपने स्तर से दूर करें। हम सभी लोग अलग अलग लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, अधिकारियों से भी संपर्क में है, एमएसएमई के भी संपर्क में है, जिला उद्योग केंद्र के संपर्क में है। लोगों को कोई कठिनाई उद्योग लगाने में ना आए, जमीन से लेकर के उद्योग के प्रोडक्शन तक कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम सहयोगी के रूप में काम करेंगे। और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम हमारे यहाँ जो एमयू साइन हुए हैं वो धरातल पर जल्दी से जल्दी उतरे और आम जन को भी इसका फायदा मिले और राजस्व से सरकार को भी फायदा मिले और डेवलपमेंट को भी फायदा मिले। जितना राजस्व हमारा कानपुर का जाएगा उतना लाभ कानपुर के डेवलपमेंट में कानपुर को भी प्राप्त होगा। हमारी जिम्मेदारी इस उद्योग को लगा करके चलाने तक की पूरी है कि किसी को कोई कठिनाई ना आए, तो सारी व्यवस्था को देखने का काम हम जनप्रतिनिधियों का है। अच्छा, आप ये बताइए कि जो अपने कानपुर के उद्योगपति हैं जो एमओयू इसमें साइन कर रहे हैं, उनमें प्रमुख रूप से किस उद्योग को प्रेफर किया जा रहा है? यहाँ पर कोई एक उद्योग के पीछे नहीं हुई जा रहा, कोई रक्षा के हब में भी अच्छे हो रहे हैं। जो उनके रक्षा के हब से रिलेटेड छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जैसे आपको ध्यान होगा कि जब यहाँ एलएमएल आई थी तो एलएमएल से जुड़े हुए तमाम कोई गार्ड बनाता था, कोई नट बनाता था, कोई वाशर बनाता था, इस तरह उससे रिलेटेड तमाम छोटे छोटे वो भी उद्योग के लिए लोग आगे बढ़े हैं। होजरी को लेकर के भी तमाम लोग आगे बढ़े हैं और इसके अलावा भी तमाम इलेक्ट्रॉनिक को लेकर के, डाटाबेस को लेकर के भी लोग अलग अलग बढ़े हैं। सबका अपना जिनका जैसा एक्सपीरियंस है, जिनका जिस लाइन में उनका अनुभव है, जैसी उनकी रुचि है, उसके अकॉर्डिंग हम कहीं किसी को बाउंडेड नहीं कर रहे हैं कि आपको चीज ये चीज लगानी है। आप जो चीज लगाना चाहते हैं उसमें हम सहयोगी बन करके आपको उस उद्योग को प्रोडक्शन तक ले जा करके पूरा आपको सुरक्षा भी देंगे, आपको हम पूरा उसमें सहयोग भी करेंगे, कोई कठिनाई आपको आने नहीं देंगे। चलिए, दूसरी बात आप क्या बता रहे थे? दूसरी किस बात पर फोकस हुआ? दूसरा हमारा जो हुआ, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि त्वरित आर्थिक जो विकास होता है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि आपके विधानसभा क्षेत्र में जो कुछ ऐसी कठिनाइयां हों जिन पे आप त्वरित आर्थिक विकास चाहते हो, उन सबको आप सूचीबद्ध करके दे दें। तो मुझे तो खैर इसमें वरदान मिल गया। मैं तो वैसे ही क्योंकि धरातल पर काम करने वाला हूँ तो मेरे तो सब दिमाग में कंप्यूटर की तरह रहता है। मुझे पता है, मेरी जनता मुझे पता है, चाहे ना मुझसे मांग करे लेकिन मेरी मांग जनता की तरफ से बराबर बनी रहती है। मुझे आज उसका बड़ा फायदा मिला। मैंने जैसे नहर है सीटीआई वाली नहर, उसको 3 किलोमीटर तक पक्का करने का मैंने कहा इसको पक्का कर दिया जाए, जिससे किसानों के टेल तक पानी पहुंचने के लिए, सिंचाई के लिए, यहाँ से हम उसको प्रेशर से खोलने नहीं देते हैं तो किसानों के खेतों तक नहीं जाता। अगर हम खोलने देते हैं तो नहर कट जाती है और उसमें लोगों का देहांत तक हो जाता है, जान माल का नुकसान होता है। मुख्यमंत्री जी ने इसको बोला है कि देखेंगे। दूसरा, मैंने बड़ी बात कि पनकी मंदिर, मैंने कहा लाखों लोगों के श्रद्धा का केंद्र है, आस्था का केंद्र है, इसको पनकी को भी कॉरिडोर बना करके अच्छी तरह से डेवलप कर दिया जाए, जिससे हमारी आस्था का प्रकटीकरण बहुत ही सरलता के साथ और लाखों की संख्या में आसपास के लोगों को भी भगवान के दर्शन करने को, बाबा बजरंगबली के दर्शन करने को मिले। मैंने फिर कहा कि समानांतर दादा नगर का पुल जो आरओबी है, जिसको पास कर दिया, नाबार्ड में पड़ा हुआ है। मैंने कहा महाराज जी, आपके एक इशारे पर वो नाबार्ड से निकल करके आ जाएगा और उसका शिलान्यास करके जनता के लिए शुरू हो जाएगा। ये काम 6 महीने बाद भी हो जाएगा, लेकिन अगर आपका हस्तक्षेप होगा तो ये अविलंब शिलान्यास होकर पूजन का काम प्रारंभ हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि जेके कैंसर, मैंने कहा महाराज जी, मेरी विधानसभा क्षेत्र में कैंसर के बहुत पेशेंट आ रहे हैं और जेके कैंसर में व्यवस्थाएं अभी और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, तो वहां पर संसाधन दे दीजिए, जिससे कैंसर के मरीजों को कानपुर में ही, बहुत गरीब मरीज ऐसे होते हैं कि जो अपने को पीजीआई नहीं ले जा सकते, दिल्ली नहीं ले जा सकते, बॉम्बे टाटा में नहीं ले जा सकते, उनके लिए बड़ी राहत कानपुर जेके कैंसर उनका एकमात्र सहारा है। इसके संसाधनों को मजबूत कर दीजिए। रोजगार पर मैंने कहा कि रोजगार पर एक नोडल अधिकारी बैठा दीजिए, जो रोजगार के जैसे ITI संस्थान है हमारे यहाँ, फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है और हमारी दादा नगर में तमाम फैक्ट्रियां हैं। 50,000 लोगों को अभी तक हम लोग रोजगार विभिन्न संसाधनों से दिलाए हैं। तो इसका नोडल अधिकारी दे करके और जिसकी कोई कठिनाई आ रही है या रोजगार व्यवस्थित उनको और अधिक लोगों को मिलता रहे, इस पर वो निगरानी करे। तो मैंने कहा कि महाराज जी, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा छठी मैया का पूजन होता है और हमारे यहाँ ही नहर पर वास्तविक गंगा जल जो गंगा नहर के रूप में हरिद्वार से निकलती है, हमारी विधानसभा क्षेत्र में आती है। और मैं चाहता हूं कि वहां पर छठ मैया के पूजन के लिए घाट, कुछ तो घाट हमने निर्माण करा लिए हैं, लेकिन अभी और अधिक आवश्यकता है। मैं पूरे कानपुर के छठी मैया के पूजन करने के लिए लोगों को, भक्तों को अपनी विधानसभा क्षेत्र में मैं चाहता हूं कि मैं उनको
बहते गंगा जल में वास्तविक प्रवाह होते हुए गंगा जल में छठी मैया का पूजन करा सकूं, तो इसके लिए हमको मदानी जैसे आपने गोविंद नगर की बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं प्रस्तुत की, इसी तरीके हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी बहुत सी योजनाएं प्रस्तुत की। कौन कौन सी ऐसी योजनाएं रही महत्वपूर्ण जिन पर आज डिस्कशन किया गया? हाँ, बहुत सारी रही। देखिए, सबसे बड़ी बात सीवर और पेयजल पे रही कि कानपुर में चूंकि पेयजल को लेकर के गहरी सीवर लाइनें जो पड़ी थी, उससे तमाम भ्रष्टाचार हुआ था जब समाजवादी पार्टी के समय में, तो उस पर ये कहा गया कि इसमें अब नए पाइप की जरूरत है, क्योंकि वहां तो उस समय भ्रष्टाचार, कई अधिकारी जेल भी जा चुके हैं, कई पर कार्रवाई भी हो रही है, कोर्ट में केस भी चल रहा है। लेकिन अब कानपुर में पानी की समस्या का निस्तारण बहुत आवश्यक है, और सीवर की जो ये पुराने अंग्रेजों के जमाने के सीवर पड़े हैं, इसके लिए बहुत आवश्यक है। तो इसको भी उठाया गया है, और इस पर सभी लोग, हमारे और जनप्रतिनिधि सभी लोग सहमत थे, तो हम लोगों ने इसको भी कहा। हमने पांडुनगर बीमा अस्पताल की भी बात करी कि पांडुनगर बीमा अस्पताल में बिल्डिंग हमारे संसाधन खड़े हैं, लेकिन उसको या तो मेडिकल कॉलेज से जोड़ दिया जाए तो लोगों को इलाज का और अच्छा एक माध्यम मिल जाए, तो इसको भी हम लोगों ने बोला है। और गौशाला, जो कानपुर की गौशाला है, मैंने कहा कि गौशाला की जमीन की नपाई करा दी जाए, क्योंकि गौशाला की बड़ी मात्रा में जमीनें हैं जो लोगों ने कहीं कब्जा कर ली या गलत तरीके से किसी ने आवंटन करा ली, तो नपाई हो जाएगी तो उनसे जो भी विधिक तरीके से उस जमीन को वापसी लेने का प्रोसेस है उसको प्रारंभ किया जा सके, जिससे गायों की जो समस्या है, जो लोग गायों का दूध तो दूध लेते हैं लेकिन उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, ऐसे सारे लोग नहीं हैं, लेकिन जितने हैं वो भी हम लोगों को बड़ा इसमें झेप लगती है और बड़ी कठिनाई होती है इन सब व्यवस्थाओं के लिए। लेकिन क्या इस बात की भी चर्चा हुई कि कानपुर में यातायात समस्या बहुत विकट हो गई है, यहाँ पर गंदगी की बहुत बड़ी समस्या है, क्या इस वक्त भी कोई ध्यान दिया गया और उस पर मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? गंदगी के लिए तो ये हुआ कि गंदगी तो खैर अब काफी युद्ध स्तर पे अब उपवास तो सभी जगह हो सकता है, 5 लाख की आबादी है, लेकिन स्वच्छता पे काफी काम कानपुर में लोगों में भी, आम जनता में जो अवेयरनेस है वो इस सरकारी तंत्र को बहुत सपोर्ट करता है, और लोगों में अवेयरनेस के कारण से स्वच्छता कानपुर में अच्छी हो रहा है और इसीलिए कानपुर की रेटिंग बढ़ी है। लेकिन जहाँ तक जाम की समस्या है उस पर भी ये विषय उठाया गया कि अगर डाइवर्जन करेंगे, हमने कहा पुरानी सड़कें, मैंने कहा महाराज जी पुरानी जो सड़कें होती हैं वो बार बार टूटती हैं, बार बार बनेंगी, वो बननी आवश्यक है, लेकिन उससे जाम के निस्तारण नहीं होता जाम की समस्या का। उसके लिए जब तक हम कोई नया मार्ग नहीं देंगे, मैंने उदाहरण दिया कि जैसे हमने एक नहर को सड़क बनाया, जो नहर कुएं की तरह पड़ी थी उस पर आवागमन का साधन बना दिया, सड़क बना दिया, तो अब उससे लोगों पे ट्रैफिक डाइवर्जन होकर के जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। जैसे कार्डियोलॉजी, अब हमारे नहर वाले उससे जो हार्ट का पेशेंट है जिसके पास अस्पताल पहुंचने के लिए समय बहुत कम होता है, मैंने कहा वो सड़क उनके लिए वरदान साबित होगी, तुरंत वो कार्डियोलॉजी पहुंच सकेंगे, और कार्डियोलॉजी हमारा 90% लोगों की जान बचा लेता है यदि वो अस्पताल पहुंच जाए। तो ऐसे हमको नए, जैसे हमने कहा रफाका नाला, पूरे कानपुर में बहुत लंबा रफाका नाला है जो पांडु नदी से मिलता है, मैंने कहा रफाका नाला आज एडवांस टेक्नोलॉजी के आधार पर तमाम सिस्टम है जिसको अंडरग्राउंड बना करके बनाया जा सकता है, और रफाका नाला के ऊपर एक सड़क निर्माण किया जा सकता है। जब हम अलग मार्ग देंगे, लोड डाइवर्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जाम से मुक्ति, जो जाम के नाम पर कानपुर कलंक के रूप में देखा जाता है, उससे हमको मुक्ति मिलेगी। वो भी मैंने विषय रखा, और पुल के लिए भी हमने कहा कि पनकी पड़ाव पर जो पुल है उसमें भी तेजी रहे, हम पुलों का जाल भी बना दें तो उससे भी बहुत जाम पर हम लोग नियंत्रण पा लेंगे। रेलवे लाइन हमने हटा करके तो उस पर बनी रहा है। कानपुर निश्चित रूप से जाम के लिए कलंक के रूप में तो पूरे देश में जाना जाता है, परंतु जिस प्रकार से हम सभी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद हो, मेयर हो, विधायक हो, जिस प्रकार से कानपुर के लिए हम संवेदनशील हैं, उसी प्रकार कानपुर को परिणाम हमारे बहुत दिनों बाद नहीं मिलेगा। आप देखिएगा कि साल के अंतराल पे आपको कानपुर बार बार बदला हुआ दिखाई देगा, चाहे रिंग रोड के माध्यम से, चाहे पुलों के माध्यम से, चाहे मेट्रो के माध्यम से, बहुत बदला हुआ कानपुर, चाहे रोजगार के। मदानी जी, आपको ये बताइए कि आप लोगों ने इतनी समस्याएं रखी, यातायात की, पानी की, पुलों की, सबकी, क्या किसी में कोई फैसला भी हुआ कि अब ये काम तुरंत शुरू किया जाएगा, ये काम ऐसा हो जाएगा, संबंधित अधिकारी को आदेश कर दिए गए, बिजली के बारे में कहे, ऐसा कुछ हुआ क्या? बिल्कुल हुआ। वहाँ पे सारे विभाग के जो मुख्य सचिव थे वो सारे लोग वहाँ पर उपस्थित थे, प्रमुख सचिव लोग उपस्थित थे,
और वो प्रमुख सचिवों ने सबने अपने अपने विभाग के संबंधित उसको नोट किया। और जब अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने अपना उद्बोधन दिया तो उन्होंने बहुत सख्ती के साथ कहा कि कोई इस प्रकार की जो जनप्रतिनिधियों ने ये शिकायतें की हैं, जनप्रतिनिधियों से उन्होंने आग्रह किया कि आप विभाग का अलग से इस बैठक का विवरण देते हुए अलग से नोटिस करा दीजिएगा कि जिससे एक पत्र में आप अलग अलग विभागों की समस्या ना हो, अलग अलग विभागों के अलग अलग पत्र दे दीजिएगा। और विभागों को उन्होंने निर्देश किया कि इस पर सख्ती से कार्रवाई के साथ विधायकों को सूचित करिए कि इसकी प्रगति क्या है, और कोई भी फॉल्स रिपोर्ट उन्होंने कहा नहीं आनी चाहिए, अन्यथा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा उन्होंने सार्वजनिक रूप से बिल्कुल सख्त निर्देश दिया। और ये विधायकों की सबसे बड़ी शिकायत क्या थी जिस पर मुख्यमंत्री जी ने अपना रुख प्रस्तुत किया हो? सबसे बड़ी शिकायत क्या थी? सबसे बड़ी में उन्होंने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग विधायकों से उनकी समस्याएं पूछी, तो समस्याओं का स्वरूप अलग था। देहात क्षेत्रों में स्वरूप अलग था, शहरी क्षेत्रों में स्वरूप अलग था। तो अलग अलग सबसे टॉप समस्या कौन सी थी जिस पर ज्यादा आप लोगों ने फोकस किया हो? कानपुर की सबसे टॉप जो समस्या थी वो पुलों का निर्माण, गहरी सीवर लाइन और गहरी पेयजल लाइन। लोगों को पानी मिले, सीवर की समस्या से वो हो, जाम से मुक्ति के लिए पुलों का जाल, मेट्रो का विकास, ये सारी मुख्य रूप से। और जो उद्योग को लेकर लगाने का है वो तो उनका पहले ही लक्ष्य था, जो मुख्यमंत्री जी ने प्रथम लक्ष्य में इसको निर्देशित किया था। तो आपने दो बातें बताई, एक डेवलपमेंट की, एक ग्लोबल समिट की, तीसरी क्या बातचीत हुई? तीसरी एमएलसी चुनाव पर। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि एमएलसी चुनाव पर जिस प्रकार से जनता ने मोदी जी और योगी जी पर विश्वास व्यक्त किया है, तो उनका यह संकेत था कि एमएलसी चुनाव पर लोगों से संपर्क, लोगों की एक अपेक्षा होती है। लोग आपको वोट करना चाहते हैं, लेकिन लोग ये भी चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते से उनको सम्मान दें और उनको आग्रह करें, जिससे अगर उनके मन में कोई भाव है तो वो आपसे कह सकें। आप जनप्रतिनिधि के नाते से पूरी जिम्मेदारी से अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में एमएलसी शिक्षक और एमएलसी के स्नातक को जिताने की जिम्मेदारी भी उन्होंने हम लोगों को बोला कि आप लोग जनता से रूबरू रहते हुए आप जब जनता से आग्रह करेंगे तो जनता के सामने होंगे। जनता अगर अपनी कोई बात कहना चाहेगी तो वो आपको सामने पा करके कह सकती है, और इस प्रकार से वो आपको जनता मतदान करने वाली है, आपकी सीट जिताने वाली है, लेकिन उसमें आपको भी आग्रह करने के लिए जनता के पास जाना चाहिए। एक ये रहा। चौथा विषय जो लास्ट में रहा वो आगामी लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से रहा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी आप सब लोगों को कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि चुनाव, हम किसी भी चुनाव की कोई अतिरिक्त तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन प्रत्येक चुनाव के लिए हम प्रत्येक समय तैयार रहते हैं। इसलिए हम जनता के बीच में लगातार रहते हुए जनता की सेवा करते हैं, और जब हम जनता की सेवा लगातार जनता के बीच में रहकर करते हैं तो जनता का विश्वास हम पर जागृत होता है। यानी लोकसभा चुनाव को आगामी लड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता के बीच में आप सब लोगों का संपर्क, संबंध, संवाद और इजी अवेलेबिलिटी बहुत तेजी से रहनी चाहिए और लगातार रहनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि जिसकी लगातार इस प्रकार की तेजी रहती है उसको कभी भी किसी भी चुनाव में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती। मतलब सीधे जनता से जुड़ाव पर उन्होंने बल दिया आप लोगों का? उनका सीधा फोकस कि आप जनता से जुड़िए। जो जनता से जुड़ा, उन्होंने कहा विधायक बने हो आप तो आपका सेवा धर्म है। आपका विधायक, सांसद, कोई भी आप जनप्रतिनिधि हो सकते हैं, तो आप जनप्रतिनिधि बनने के लिए तभी एलिजिबल हैं जब आप सेवा कर सके, जनता से जुड़ सके, जनता की सुन सके, उनकी समस्याओं का निराकरण कर सके। तो जनता पे ही उन्होंने जोर दिया, और जनता को जनार्दन बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी समस्याओं को सुनना, निराकरण करना, और उसके लिए कोई समस्या का निराकरण नहीं हो पाया तो ईमानदारी के साथ उस समस्या के लिए, निराकरण के लिए पूरा प्रयास करना, ये आपका पहला नैतिक कर्तव्य है, जिसको आप अगर करते रहते हैं तो फिर आप 2024 में मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनाएंगे और 2027 में भी फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैंने आज ग्लोबल समिट पर बातचीत हुई, अब आज बात विकास कार्यों पर हुई, आज बात एमएलसी चुनाव पे हुई, और लोकसभा के मिसल 80 पर भी बातचीत हुई। इसके अलावा भी कोई विशेष चर्चा की गई? नहीं, इसके अलावा उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि और किसी का कोई विषय हो, कोई सुझाव हो तो बात करें, लेकिन हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं भाई, जो भी बात हम तो जनता की बात करेंगे, और जनता की बात करने का हम लोगों को चूंकि एक एक करके पूरा अवसर दिया गया। लगभग 2 घंटा 22 मिनट यह बैठक चली, और इतने पूरा मतलब किसी को भी ये नहीं कहा गया
कि आप अपनी बात, जब तक उसने अपनी बात स्वयं खत्म नहीं कर दी तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी बात को सुनते रहे और बराबर उस पर अधिकारियों को निर्देशित करते रहे। तो ये बहुत अच्छी बैठक। सबसे ज्यादा किस विधानसभा क्षेत्र की चर्चा हुई आज की इस बैठक में? अब जिसने जो जो समस्या उठाई, सारी समस्या लोगों ने उठाई। मुझे क्योंकि जो अवसर मिला तो मैंने बजाय कोई भूमिका बनाने के मैं सीधे अपना ध्यान पूरा फोकस अपने काम पे लगा दिया। मैंने इतनी समस्याएं नोट करा दी, इतनी कि उसमें से मेरा मानना है कि अगर 60-70% भी हो गई तो मैं मानूंगा 100% हो गई, और इसको मैं 80% से ऊपर इन समस्याओं को निराकरण करा ले जाऊंगा। अच्छा, क्या मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों को किसी प्रकार से आगाह भी किया कि परिस्थितियां ये बनी, जैसे कि अभी मोदी जी ने कहा कि मुसलमान समाज के प्रति गलत बयानबाजी न करें, हर फिल्मों में बयानबाजी मत करें, जैसे इस तरीके की नसीहत दी गई है प्रधानमंत्री जी। क्या आज मुख्यमंत्री की ओर से भी ऐसी कोई नसीहत अपने विधायकों को, सांसदों को, जनप्रतिनिधियों को दी गई? नहीं, देखिए डॉक्टर रमेश जी, जो उन्होंने नसीहत दी हम लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से दी कि उन्होंने कहा कि आपको पूरा आपका नैतिक कर्तव्य जो जनता के प्रति और सरकार की योजनाओं को, क्या कोई उससे आच्छादित होने से रह न सके, प्रत्येक जो व्यक्ति उसका पात्र है उस तक आप लोग उस योजनाओं को पहुंचा दें। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, तो उन्होंने कहा कि आप अपने जनप्रतिनिधि होने के नैतिक कर्तव्य का लगभग पालन कर लेंगे यदि आपने अंत्योदय में अपनी सरकार को समर्पित करने में, योजना दिलवाने में अपना पूरा उपयोग कर दिया। मतलब उनका पूरा फोकस लोगों को सरकार की योजनाओं से फायदा पहुंचाना, कोई इससे वंचित ना रह जाए, और किसी भी कारण से अगर वंचित रह जाता है तो उन्होंने कहा आप सीधे, अगर कहीं पर कोई अधिकारी लापरवाही करते हैं तो आप सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में संपर्क करिए। उसके लिए उन्होंने कहा कि प्रमुख सचिव हैं तो आपके सीधे OSD हैं, प्रमुख सचिव हैं, सीधे यहाँ से मॉनिटरिंग हो रही है, आप सीधे वहाँ बताइए, और जनता की समस्याओं के लिए किसी भी कीमत पर वो समझौता करने के लिए तैयार नहीं। क्या हमारे जनप्रतिनिधियों ने कोई प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के भी सवाल खड़े किए कि यहाँ पर ऐसी स्थितियां हैं, यहाँ पर ऐसे हालात हैं और उनमें हमारी सुनवाई नहीं होती है, ऐसा भी कुछ हुआ क्या? हाँ, एक विधायक जी ने ऐसा बोला था कि उन्होंने कहा जो अभी SDM भेजे जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र के थे, उन्होंने कहा जो SDM भेजे जाते हैं वो ज्यादातर जो ट्रेनी भेज दिए जाते हैं, जो पहली बार IAS होकर के आते हैं उनको फर्स्ट टाइम भेजा जाता है, तो कह रहे कुछ काम वहां पर पेंडिंग हो जाते हैं, तो इसको अल्टरनेट करना चाहिए। एक पहले ट्रेनी भेज दीजिए आप, उसका कुछ दिन रहने के बाद दूसरा फिर एक ट्रेंड भेज दीजिए, ट्रेन के दोनों के बीच में सामंजस्य बताते हुए, जिससे कोई काम सफर ना करे, इसके लिए विधायक जी ने रखा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बात ठीक है, और इसको उन्होंने फिर प्रमुख सचिव जी को नोट कराया। लेकिन पुलिस को लेकर के काफी स्थितियां बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, क्या इस पर भी कोई चर्चा हुई? किस पर? पुलिस को लेकर के। नहीं, पुलिस का तो इस समय बहुत अच्छा है। मैं डॉक्टर रमेश जी, जब से कभी सेट हो गया है ऐसा लगता है एक IAS अधिकारी। कानपुर की बात नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था कि कानपुर देहात भी है, मंडल में इटावा भी है, तो वहाँ पर भी तो कहीं ना कहीं से आवाज उठी हो? पुलिस पे नहीं उठी आवाज, पुलिस से किसी में भी कोई विषय पे चर्चा ही नहीं आई। मतलब हाँ, ये लगा कि पुलिस पे लगभग ठीक है जो पुलिस कर रही है। अपवाद तो कहीं हो सकता है, लेकिन अगर कहीं कोई विषय होता है तो विधायक लोग, चूंकि नितांत मुख्यमंत्री जी के सामने होने वाली ये बैठक थी, तो विधायक रखते, इसका मतलब कानून व्यवस्था पर जनप्रतिनिधि काफी हद तक संतुष्ट है। लेकिन अगर कुछ रह जाता है तो हम लोग बातचीत करते हैं। क्या मुख्यमंत्री ने कानपुर की व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का असंतोष जताया कि ऐसा होना चाहिए, अभी तक नहीं हो पाया है, हमारे जनप्रतिनिधि नहीं देख पा रहे हैं, क्या इस तरीके की भी कोई बातचीत सामने आई है? नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं आई डॉक्टर रमेश जी, क्योंकि उन्होंने एक विधानसभा में अपनी अपनी समस्याएं पूछी, तो कोई ऐसा विषय नहीं बना कि जिस पर कोई असंतुष्टि, क्योंकि सारी चीज अगर कोई असंतुष्टि है तो वो विषय वो नोट ही कर रहे थे। असंतुष्टि मतलब कोई काम अगर जनहित का कोई काम है और नहीं हुआ है तो उसी को वो नोट करा रहे थे, उसी पे वो निर्देश दे रहे थे। तो कुल मिलाकर के आप लोग इस समीक्षा बैठक से संतुष्ट हुए और आपको ये लगा कि आने वाले समय में कानपुर में विकास के एक नए अवसर दिखाई देंगे? बिल्कुल दिखाई देंगे। आप विकास ही के नहीं डॉक्टर रमेश जी, घास तो दिखेगा, चाहे मेट्रो हो, पुल हो और चाहे तमाम चीज
दिखाई देंगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है, जो मेरी रुचि बहुत रहती है, सभी की लगभग रहती होगी, कि नौजवानों को रोजगार मिले। रोजगार के लिए कानपुर में नौजवानों का पलायन नहीं होना चाहिए। हमारे नौजवान लड़के लड़कियां 15-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए एनसीआर और दिल्ली में न पड़े रहे, वो कानपुर में ही पाए। उनको अगर दिल्ली में 20 हजार की नौकरी मिलती है और कानपुर में 15 मिलती है, तो मुझे लगता है यहाँ गुजारा वो अच्छा कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा उनको फायदा रहता है, अपने माता पिता के साथ रहते हैं, उनकी सेवा कर लेते हैं। कोई कंपनी भी तो कानपुर में नहीं है, आप लोग कोई IT कंपनी कहाँ ला रहे हैं? इसी के लिए तो ये MOU वगैरह साइन हुए हैं कि हर आदमी IT से ही नहीं है। केवल IT से संख्या 55 लाख की आबादी कानपुर की है, और लड़कों में बहुत ज्यादा सब IT केवल नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत गरीब तबके के हैं, 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, ITI किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं, कोई BA किए हैं, कोई BSc किए हैं। ये रोजगार कहाँ करेगा डॉक्टर रमेश जी? उनको भी तो रोजगार के साधन चाहिए, ये भी तो अपने माँ बाप और बच्चों का पालन पोषण करेंगे। तो इनके लिए कानपुर से इनको रोजगार के लिए पलायन करके ये 10-15 हजार रुपए की नौकरी के लिए, 20 हजार रुपए की नौकरी के लिए दिल्ली, NCR, बॉम्बे, मद्रास, बेंगलोर, हैदराबाद में पड़े रहे, ये कानपुर में ही रोजगार पाए, जिससे कानपुर से ही उनका जीवन भी यापन हो, अपने माता पिता की सेवा भी कर सके और परिवार में, क्योंकि यहाँ अपने घर में रहेंगे, किराया बचेगा, कम पैसे में पूरा परिवार भी खा लेगा, लेकिन बाहर उनको किराया भी देना है, खाना भी है, पूरे दिन काम करके, पूरे महीने काम करके 2 रुपए भी वो नहीं बचा पाते। महीने के लास्ट में तमाम परिवार में जानता हूँ जो अपनी माता को फोन करते हैं, मम्मी पैसा खत्म हो गया, भेज दो, 5,000 रुपए रहने का किराया भेजना है। तो ऐसे महत्वपूर्ण युवा का जीवन क्यों बर्बाद हो, वो कानपुर में ही क्यों ना मिले, इसके लिए मेरी बेहद रुचि रहती है और बेहद काम करता हूँ मैं, और मैं जो संकल्प के साथ काम करता हूँ और करता रहूंगा। मैंने आपको जैसे पिछली बार आपको बताया था कि मैंने तब करीब 1347 लोगों को, मैंने 1347 या 1447 लोगों को रोजगार दिला दिया था। आज ये संख्या बढ़ करके 2,500 से ऊपर हो गई जिनको मैंने रोजगार दिला दिया, जिनके नाम, पता, पिता का नाम, मोबाइल नंबर मेरे पास नोट है। जब मैं अगर कुछ कह रहा हूँ तो तथ्यात्मक कह रहा हूँ। तो इस तरह मेरा लक्ष्य है कि मैं इस 5 वर्षों में कम से कम 5,000 नौजवानों को तो रोजगार दिला दूं, उनकी योग्यता के अनुसार। किसी को 10 मिल सकता है, उनकी योग्यता हो सकती है, किसी को 40 मिल सकता है, उनकी योग्यता हो सकती है, लेकिन ये रोजगार मिले, कानपुर में मिले, कानपुर का नौजवान पलायन न करे यहाँ से। मदानी जी ये बताइए कि आप लोग ठीक ठाक बात भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अक्सर हम यहाँ सुना करते हैं कि जनप्रतिनिधि अधिकारियों के जो PWD है या अन्य विभाग के जो अधिकारी हैं, उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं रहते। कई बार मैंने आपको भी सुना है कि आप भी असंतोष दिखाते हैं और गुस्सा करते हैं। एक बार तो आप एक मंत्री के सामने गुस्सा, क्या इस तरीके की कोई बातचीत आप लोगों ने आज क्यों नहीं मीटिंग में उठाई? नहीं, वो ऐसी कोई विषय नहीं। देखिए, हमारा जनप्रतिनिधि, हमारा अगर कोई नाराजगी है तो हमारी नाराजगी जनता के लिए होगी कि अगर आप जनता के काम कोई वो करेंगे तो हम लोग नाराजगी भी जता करके ओवरऑल जनता का काम करा देना हमारा अंतिम लक्ष्य होता है। और अगर उसको नाराजगी जता कर करा दें ना हो, तब तो हम ऊपर विषय रखें। कहीं पर कंफ्यूजन होता है, कहीं पर अधिकारी की कोई कलम किसी कारण से फंसती है, जहां पर हमको वो जानकारी देते हैं कि भाई हमारी इस कारण से यहाँ पर ये कलम फंस रही है, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लिया जाए। हमारा टोटल उद्देश्य, चाहे हम नाराज हो या प्रसन्न हो, हमारा टोटल उद्देश्य कि जनता के किसी भी कार्य को कराना हमारा नैतिक कर्तव्य है। जनता ने हमको इसी में चुनकर भेजा है। जनता ने हमको इसमें चुनकर नहीं भेजा है कि हम विधायक हो गए तो हम सबको बताएं कि हम विधायक हो गए। हम विधायक नहीं है, हम जनता के नौकर हैं, हम जनता के सेवक हैं। जनता के प्रति हमारा कर्तव्य है। हम जनता से ऊपर नहीं है, हम जनता के नीचे हैं, और जनता का सेवा करना, उनकी मदद करना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। हम किस परिस्थिति में हैं, इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। हम होंगे किसी परिस्थिति में, हम विधायक हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया है, तो हमारी परिस्थिति मायने नहीं रखती, हमारा परिवार मायने नहीं रखता, हमारा पूरी विधानसभा क्षेत्र का परिवार ही मायने रखता है, जिसके लिए हमको समर्पित रहना ही पड़ेगा। मदानी जी, एक सवाल और आपसे पूछना है, क्या आप लोगों ने ये भी कुछ बताया कि 2024 का रोड मैप है जिसके तहत आज चर्चा भी हो गई, लेकिन कानपुर में समाजवादी पार्टी के पास 3 विधानसभा क्षेत्र है, मात्र 2 विधानसभा क्षेत्र बीजेपी के पास है। तो ऐसी स्थिति में ठीक है, आपका लोकसभा का प्रतिनिधि भी भाजपा का है, अच्छे नेता है सतदेव पचौरी, क्या ऐसा भी कुछ आज आप लोगों ने चर्चा की कि महाराज ये पूरे कानपुर में सारी विधानसभा हम जीते हैं, इसके लिए हमको ये कुछ करना चाहिए? हाँ जी, ये चर्चा नहीं हुई, केवल 24 की उन्होंने इससे तैयारी। देखिए डॉक्टर रमेश जी, असल में चुनाव पर जो हमारा जैसे नगर निगम का चुनाव होता है वो भिन्न परिस्थितियों में होता है। जब विधानसभा होती है उसमें फेस और एम और सब कुछ अलग होता है।
जब राष्ट्रीय चुनाव होता है, केंद्र सरकार का चुनाव होता है, तो उसमें फेस अलग होते हैं, मुद्दे अलग होते हैं। तो इस आधार पर माननीय मोदी जी के जो हमें उसका चुनाव लड़ना है, मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हमको इस चुनाव को लड़ना है। तो इसके लिए कानपुर हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है। विधानसभा हो सकता है कि कहीं ऊंचा नीचा है, कहीं अगर हम 5-5 हजार के अंतर से हारे हैं तो ये भी विधानसभा है जहां मैं 82,000 वोटों से जीत करके उत्तर प्रदेश में 10वां स्थान गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र का लोगों ने मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया है। ये भी क्षेत्र है, तो कहीं 5,000 से हारेंगे तो कहीं हम 82,000 से जीत रहे होंगे। तो 82,000 से आप लोकसभा कानपुर का जब चुनाव होगा तो गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र 82,000 से तो शुरुआत करेगी पार्टी को जिताने के लिए, कमल के निशान को जिताने के लिए 82,000 के जीत के अंतर से पहले दिन कमल के चुनाव चिन्ह के लिए गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र शुरू करेगा। तो ये भी तो हमारे पास है, तो इसके लिए हमें उसकी वो नहीं है। हमारा ध्यान, हमारा फोकस टोटल जनता पर है, जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए है, जनता के प्रति अपना वो जिम्मेदारी पे है, और जनता का आशीर्वाद, हमारा जुड़ाव, हमारा उनकी उपलब्धता इस पर है कि बराबर बनी रहे, जिससे जनता को हम पर विश्वास है, उनको लगे कि यही लोग हैं जो डबल इंजन की सरकार में हमारा कानपुर का बहुत भला कर सकते हैं। ये सत्य भी है कि इससे पहले की सरकारों ने, उत्तर प्रदेश सरकार में जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाओं का यहाँ पर इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं किया कि वो केंद्र तुमको ना चली जाए। अरे भाई, एक सूबे का सूबेदार पूरे सूबे का मालिक होता है, सूबे के पूरे लोगों की रक्षा करना, उनका डेवलपमेंट करना, उसकी नैतिक जिम्मेदारी सूबे के सूबेदार की होती है। वो धर्म क्षेत्र भाषा भाषी के आधार पर यदि काम करे तो सूबे का विकास कभी नहीं हो सकता। योगी जी और मोदी जी डबल इंजन की सरकार में कानपुर को हमें यही फायदा मिला कि अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट कानपुर में यहाँ अटका तो हम, उन्होंने कहा भाई भारत सरकार से फला चीज नहीं हो पा रही है, हम गए ले आए। मैंने समानांतर पुल के लिए उत्तर प्रदेश की राज्यांश की हमें सहमति मिली, फिर मैं रेल मंत्री भारत सरकार पे चला गया, मेरी सरकार थी, रेल मंत्री के पास बैठा, उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है, प्रदेश सरकार ने कर दिया। मैंने कहा ये देखिए मैं योगी जी से करा लाया, तो उन्होंने कहा हम भी कर दे रहे हैं। अब ये डबल इंजन की सरकार का कानपुर को ये फायदा मिले, ये लोगों को पता है, इसलिए लोग, क्योंकि मतदाता आजकल बहुत प्रबुद्ध है, वो समझता है और जानता है, इसलिए वो डबल इंजन की सरकार में मोदी जी और योगी जी पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार 2024 में भी मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में बनाएगा, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। इसके लिए हम जनता की लगातार सेवा करने का काम कर रहे हैं। चलिए मैथानी जी, अंत में हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आज की बैठक के बाद आपने क्या सीख ली, क्या सबक लिया, और कल से हम आपके कार्यों में क्या नयापन देखेंगे, और आप कानपुर की जनता को माने योगी सरकार का क्या संदेश और क्या लाभ मिलेगा, 2 बातें बताइए आप। देखिए डॉक्टर रमेश जी, पहली बात तो आज जैसा उन्होंने बैठक ली माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनका चेहरा और उनकी गंभीरता ये हमको बल दे रही थी और बता रही थी कि वो जनता के हितों के काम को ही पसंद करते हैं। यदि हमने जनता के हितों के काम को उनसे कहा तो वो उसको हर हाल में पूरा करेंगे, और कहीं अगर हमने अपने हित की बात की तो आप विश्वास मानिए कि बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। उनका कहना है कि विधायक का मतलब सेवा का पर्याय, विधायक का मतलब कि आप विधायक हो गए हो इसके लिए नहीं कि आप अब कोई जनता से बड़े हो गए हो। तो ये हम लोगों का विश्वास बढ़ा है, और मैं युद्ध स्तर पर जिस प्रकार मेरा स्वभाव है, क्योंकि मैं चुनाव जीतने के दूसरे दिन से लगातार फिर से आपको महसूस होता होगा जैसे चुनाव है, लोग कहते हैं मुझसे कि यार फिर से चुनाव आ गया क्या कि आप 24 घंटे उसी तरह जीते हो। मैंने कहा भाई मेरा स्वभाव है, तभी तो मुझे चुनाव में आराम से टहलता रहता हूँ, और चुनाव हो जाता है 82,000 से जीत जाता हूँ, उत्तर प्रदेश में 10वां स्थान आ जाता है। तो लोगों का इस प्रकार के अब वो स्वभाव हो गया, वो समय चला गया कि जब क्या हुआ कि विधायक जी आएंगे, विधायक जी बताएंगे, फिर विधायक जी आए तो कौन आया हो पूरा भीड़ लग गई, विधायक जी आए। कल से मैं ये मानूंगा कि हमारे मैथानी जी जनहित के कार्यों को और समर्पित होकर के बड़े नए तौर तरीके से, नई ऊर्जा से काम करेंगे, मान लें नई ऊर्जा से, और युद्ध स्तर पे करूंगा, करूंगा ही नहीं, जनता को परिणाम दूंगा, परिणाम दिखाई देगा। ठीक बात, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद डॉक्टर मैथानी जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है, ईश्वर करे मैथानी जी जैसे जनप्रतिनिधि का सा संकल्प सभी जनप्रतिनिधि लें, और मेरा विश्वास अगर ऐसा होगा
तो निश्चित रूप से जनता का भला होगा। जैसा बार बार कह रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, विधायक जनता से बड़े नहीं हैं। और आज जो मैं बात सुन रहा था मैथानी जी की, उसमें कुल मिलाकर के लब्बो लबाब इसी बात पर रहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं हमारे जनप्रतिनिधि जनता के बीच में रहे, जनता की बात सुने, जनता की समस्याओं का निराकरण करे। अगर एमएलसी चुनाव हो रहा है तो केवल औपचारिकता का निर्वाह करने न जाए कि साहब आप लोग वोट दीजिएगा, वोट दीजिएगा। नहीं, इन्वॉल्वमेंट पैदा करिए, उनकी बात सुनिए और बात सुनने के बाद उसका निराकरण कीजिए, ताकि सच्चा जुड़ाव हो भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और भारतीय जनता पार्टी जो 2024 के चुनाव के लिए, और अब तो सुन रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी 2027 तक की बात करने लगे हैं, उसका भी सपना साकार हो सके। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें